नमस्ते बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जोन। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। इसके पहले वाले वीडियो में हमने तीन टॉपिक्स कवर किए हैं: ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हिस्टोग्राफी, मॉडर्न मेथड ऑफ हिस्टोग्राफी और डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स। उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं नोटेबल स्कॉलर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नोटेबल स्कॉलर में हम पहले देखने वाले रेने डेकार्ट, फिर उसके बाद देखेंगे वॉल्टेयर, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, लियोपोल्ड वॉन रांके, कार्ल मार्क्स, एनएल स्कूल, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी और लास्ट में देखेंगे माइकल फोकन। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहला अब हम देखने वाले हैं रेने डेकार्ट को, जो कि 1596 से 1650 तक है। देखिए आंसर आप देखने जाओगे तो काफी बड़ा बड़ा है। हम कोशिश करेंगे एकदम शॉर्ट में स्मार्टली इसको कवर करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कम पढ़े और उसका ज्यादा आउटपुट हमें मिल सके। तो रेने डेकार्ट में बस बच्चों आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। आप नोट की तरह इसको बना के रख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे, वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट यानी ऐतिहासिक दस्तावेज जो कि पुराने समय के जो भी कुछ भी हो सकते हैं, लिखे हुए किताब है, किसी ट्रैवलर की किताब है, कोई गवर्नमेंट के थ्रू उस समय पे कुछ अगर कानून बना था तो वो पेपर मिला हो, पुराना कोई न्यूज़पेपर मिला, तो जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना, यानी अच्छे से जांच पड़ताल करना, कि ताकि लोग उस पर विश्वास कर सके, कितना सच है कितना झूठ है, उसको अच्छे से एग्जामाइन करना बहुत जरूरी है। दूसरा है, रेने डेकार्ट ने, देखिए जितने भी आप स्कॉलर पढ़ेंगे उनके बुक्स के बारे में जरूर याद रखना, किसने कौन सी बुक्स लिखी है। तो रेने डेकार्ट के बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो रेने डेकार्ट डिस्कोर्स ऑन द मेथड, इस बुक में उन्होंने अपने रिसर्च के बारे में लिखा है, उनके मेथड के बारे में लिखा है, किस तरीके से हिस्ट्री को अपने नजरिए से देखते थे। और इनका जो मेन मेथड है वो ये है, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ द डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। तब तक किसी भी चीज पे विश्वास न करें जब तक आपकी मन की सारी शंकाएं मिट ना जाए। जब तक आपके मन में उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है वो क्लियर ना हो, तब तक उस चीज को ट्रू मानो ही मत। ये रेने डेकार्ट का कहना था। इसके पहले हमने देखा रेने डेकार्ट के बारे में, अब हम देखने वाले वॉल्टेयर के बारे में। हर एक नोटेबल स्कॉलर वाला काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में किससे क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं पता। तो हो सके तो याद करेगा। मैंने एकदम शॉर्ट में बना के, जैसे 3 पॉइंट बना के दिया, 1-2 बार रीड करोगे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर खुद से ही बना सकते हैं। अब देखते हैं वॉल्टर के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है और फिल्म भी पूछता है, तो इसको एकदम ध्यान से देखना। पहले बात तो ये जान लो कि वॉल्टर का ओरिजिनल नेम क्या है। वॉल्टर का ओरिजिनल नेम है फ्रैंकोइस मैरिया एरियट, जो कि फ्रेंच है। तो नाम प्रोनाउंस करने से तो गए, स्पेलिंग उसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में स्पेलिंग पूछ लेते हैं, और अगर क्या बोलते हैं एमसीक्यू टाइप आ गए तब तो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लो, फ्रैंकोइस मैरिया एरियट, ठीक है। एक और फिलअप पूछ सकते हैं कि हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो भी इसका आंसर आएगा वॉल्टेयर। तो याद रखना, वॉल्टेयर इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो तुम्हारा ये हो गया कि उसका ओरिजिनल नेम क्या है और फाउंडर है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का। और फाउंडर क्यों है उसका हमने इधर पे नीचे पॉइंट दिया है। उन्होंने कहा कि अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, यानी हिस्टोरिकल इवेंट की सच्चाई जानना, उसको क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस अरेंज करने के अलावा हमें किस किस बातों पे ध्यान देना चाहिए। इवेंट कंसीडरिंग सोशल ट्रेडिशन, यानी उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, समाज किस तरीके से उस समय वर्क कर रहा था, उनकी रीति रिवाज क्या थे, ट्रेड बिजनेस व्यापार कैसा चल रहा था उनका, साथ ही साथ इकोनॉमी एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, यानी ह्यूमन लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स को भी हमें उसमें इंक्लूड करना ज्यादा जरूरी है। कि सिर्फ राजा महाराजाओं वाली लड़ाइयां या पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बताने से बढ़िया हम वहां के सोसाइटी के बारे में बताएं, कि सोसाइटी में उस समय क्या चल रहा था, कैसे वहां के लोग जी रहे थे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है। अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी इंसान के ह्यूमन लाइफ के सारे एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना इज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री के लिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो जरूर देखना, साथ ही साथ ये पॉइंट्स हैं थोड़ा अपने मन से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिलअप में भी आ सकता है, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, तो इसको याद कर लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो। इसके पहले हमने देखा रेने डेकार्ट और वॉल्टेयर के बारे में, दोनों भी इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट सारे नोटेबल स्कॉलर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो काफी अच्छे से ही देखना, मैं एकदम शॉर्ट में उनको एकदम इजी वे में बना के दे रहा हूँ एग्जाम, जैसे आप उसका आंसर में लिख सके, पॉइंट्स बना के दे रहा हूँ। और आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चले, काफी इंपॉर्टेंट है, या तो फिर आप नोट्स बना लीजिए, उसका एग्जाम में एकदम हेल्प करेगा। अगले हमारे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, जो कि 1770 से लेके 1831 तक थे। ये थे जर्मन स्कॉलर, ठीक है। इनका ये कहना था कि हिस्टोरिकल रियलिटी, यानी ऐतिहासिक जो भी हिस्ट्री की हमारी सच्चाई है, उसको लॉजिकल मैनर से हमें प्रेजेंट करना चाहिए लोगों के सामने। अगला इनका मानना यह था कि टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इज द इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। इनका ये कहना था कि हिस्टोरिकल इवेंट की जो टाइमलाइन है, यानी हिस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये हमारा एक प्रोग्रेस दिखाने का तरीका है, इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस है, ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड वेयर नॉट लेजर क्वालिटी,
इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को कन्विंस किया कि हमारे जो हिस्टोरिकल मेथड है इनकी क्वालिटी कम नहीं है, ये साइंस से भले अलग है पर इनकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है। और बुक्स के नाम तो सारे ही नोटेबल स्कॉलर के आपको याद करने ही पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इनकी दो बुक्स के मेंशन किया गया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस और रीजन इन हिस्ट्री। रीजन इन हिस्ट्री इनका काफी फेमस है, वो ज्यादा ध्यान में रखना क्योंकि कभी कभी रॉन्ग राइट में पूछ लिया जाता है। अच्छा, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल के बारे में आपको एक और चीज जानना जरूरी है, डायलेक्टिक्स वाला, वो अभी हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, पॉइंट से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके पहले अभी हमने देखा जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल का, उसी से रिलेटेड अभी हम देखने वाले डायलेक्टिक्स, क्योंकि एग्जाम में ये मोस्टली पूछ लिया जाता है। डायलेक्टिक्स भी प्रपोज किया था हेगल ने, तो मैंने उसको एक प्रॉपर पॉइंट्स में लिखा है, एक एक करके इसको समझेंगे ताकि आपको भी आंसर लिखने में डिफिकल्टी ना हो। डायलेक्टिक्स जो कि अकॉर्डिंग टू द हेगल इवेंट्स हैपन इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट ऑपोजिट। तो हेगल के अकॉर्डिंग जो भी इवेंट, जो भी घटना घटती है वो टू ऑपोजिट्स में मतलब घटती है, या तो उसका कुछ एक सच होगा या तो उसके पीछे कुछ एक झूठ होगा, ठीक है, मतलब दोनों होगा, सच्चाई भी होगी, कुछ उसके पीछे कुछ झूठ भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा तो कुछ बुरा भी होगा, ठीक है। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और इंसान जब एक ही साइड देखता है तो उसे पूरी सच्चाई नहीं पता चल पाती, हमें दोनों साइड देखना जरूरी है। यही हेगल बताना चाहे कि इंसान जो है वो जब तक दोनों पक्ष से नहीं देखेगा तब तक उसको पूरे इवेंट की सच्चाई के बारे में नहीं पता चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रू हो, फॉल्स हो, गुड हो, बैड हो, एक्सेट्रा, या तो सच हो, झूठ हो, अच्छा हो, बुरा हो, हमें दोनों पक्ष देखना काफी जरूरी है, ठीक है। अब ये मेथड ऑफ एनालिसिस विच बेस्ड ऑन द ऑपोजिट, ये जो एनालाइज करने का जो मेथड है जो कि ऑपोजिट पे बेस्ड करता है कि दोनों साइड देखना, इसको ही हम बोलते हैं डायलेक्टिक्स। अब यही डायलेक्टिक्स पे अलग अलग मेथड प्रपोज किए गए, जैसे पहले तो इन्होंने प्रपोज किया थीसिस, उसके कॉन्ट्रेरी यानी उसके विरोध में इन्होंने प्रपोज किया एंटीथीसिस। बाद में जब इनको बैठे थोड़ा डिस्कशन किया और फिर इन दोनों थीसिस को मिला के इन्होंने एक नया चीज निकाला जिसको बोलते हैं लोग सिंथेसिस, ठीक है। तो डायलेक्टिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है, 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। पॉइंट्स बना के मैंने दिए एकदम इजी वे में, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। हाँ, इसके पहले हमने 3 नोटेबल स्कॉलर के बारे में देख लिया है, अब हम देखने वाले लियोपोल्ड वॉन राम्की के बारे में, ठीक है। तो इनका स्टार्ट हुआ था 1795 से लेकर 1886 तक। इनका ये कहना था कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इनका ये मानना था कि जो भी हम इंफॉर्मेशन, जो भी हम जानकारी ले रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ले, ये ज्यादा जरूरी है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड विद द ग्रेटेस्ट केयर, और जिस भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से हम जानकारी ले रहे हैं उसके ऊपर जांच पड़ताल करना काफी जरूरी है। पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ, और इनका ये मानना था कि इस मेथड से हम हिस्टोरिकल ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं, इतिहास की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। अगला, क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। ये इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री यानी जो मनगढ़ंत कहानियां बनाते थे इतिहास के बारे में, उसको काफी क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। अगला है इनकी बुक्स के बारे में, द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बुक्स को तो काफी अच्छे से याद रखना, सारे ही नोटेबल स्कॉलर्स के जितने भी बुक्स लिखे हुए हैं, क्योंकि रॉन्ग राइट में पूछ दिया जाता है और आंसर लिखते समय भी काफी हेल्प होगा जब इनके बुक्स को मेंशन करोगे तो ये कुछ इनके 4 पॉइंट्स बनाए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। अब बारी है कार्ल मार्क्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफी थोड़ा लेंथी भी है, आंसर में आएगा पक्का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट इज अबाउट लिविंग पीपल। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि जो हिस्ट्री है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि मनगढ़ंत कहानियां, सोची समझी हुई कहानियों पे डिपेंड नहीं करता। हिस्ट्री जो है लिविंग पीपल्स के बारे में, यानी जो लोगों के बारे में, इंसान के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड ऑफ पीपल एंड ओनरशिप। इनका ये कहना है कि जो रिलेशनशिप है इंसानों के बीच में एक फंडामेंटल नीड से जुड़ा हुआ होता है, यानी किसी ना किसी को किसी एक दूसरे के ऊपर जरूरत होगी, लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, इस चीज से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रेवलेंट मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन टू मीट दोस नीड, और हर चीज मतलब रिसोर्सेज का प्रोडक्शन होना ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो सके, ये ज्यादा इस पे निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए, एक्सेसिबिलिटी टू दिस मीन्स टू डिफरेंट स्टेट ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। अब जो भी चीज रिसोर्स है, जो भी रिसोर्सेस है, सभी लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, ठीक है। तो जिससे कि क्या होता है, इनइक्वालिटी फैलती है समाज में। क्या लिखा गया देखिए, एक्सेसिबिलिटी टू मीन्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल, यानी सभी लोगों को वो रिसोर्सेस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कितना मिल पाएगा, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। कार्ल मार्क्स वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि जो भी रिसोर्सेस है उसकी एक्सेसिबिलिटी हर एक क्लास की, मतलब सोसाइटी में हर किसी को नहीं मिल पाती,
ठीक है, जिससे कि क्या होता है, समाज में इनइक्वालिटी फैलती है। दिस इनइक्वालिटी कॉजेज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस, जिससे क्या होता है कि समाज में अलग अलग क्लास बनने लग जाते हैं, अलग अलग ग्रुप बनने लग जाते हैं कि हम पिछले हैं, हम इधर है, हम उधर है, अलग अलग ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं, और जिससे शुरू होता है क्लास स्ट्रगल। ये जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है ना क्लास स्ट्रगल वाली, काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में इसने तहलका ला दिया था। क्लास स्ट्रगल वाली थ्योरी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में मानी जाती है, ठीक है। उनका तो ये कहना है कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है ये क्लास स्ट्रगल ही है, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल है, ठीक है। क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो क्लास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, ओनर है, मतलब एक तरीके से रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन में देखता है। इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ क्लासेस, यानी वो एक मालिक की तरह बिहेव करता है, और जो पब्लिक है, जनता, उनको एक्सप्लॉइट करता है, लूटता है, ये उनका समझना है। और इनकी जो किताब है दास कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कार्ल मार्क्स वाली जो थियरी है क्लास स्ट्रगल वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझा तो मैं इसको एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा। ये बताना चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी है दो हिस्सों में बटी हुई है। एक होता है ओनर, जो कि रिसोर्सेज यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, बनाता है, सामान चीजें बनाता है, और वो चीज सभी लोगों को मिल पाए जरूरी नहीं होती, जिससे क्या होता है समाज में अलग अलग क्लासेस फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, ग्रुप्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, और जो ओनर है ना वो बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, मतलब एक मालिक और नौकर वाला यहाँ पे रिलेशन शो करता है। अब हम देखने वाले एनएल स्कूल को। एनएल स्कूल जो है 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस। फ्रांस में एक नए हिस्टोरियोग्राफी रिलेटेड स्कूल खुली थी, जिसको हम एनएल स्कूल के नाम से जानते हैं, और इसको स्टार्ट करने वाले फ्रेंच हिस्टोरियंस ही थे, ठीक है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनका पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जो कि हिस्ट्री में काफी महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट, किंग्स एंड ग्रेट लीडर। इनका ये कहना है कि जो हिस्ट्री है सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा की कहानियां, पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में ही बताना नहीं रहता, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चरल, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीजें भी हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंस रखती है कि वहां के लोग कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल हो रहा था, इकोनॉमी क्या था उनका ट्रेड किस तरीके से चल रहा था, क्लाइमेट किस तरीके से था। तो ये सारी चीजें भी हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रखती है, तो देख लीजिए। अब हम देखने वाले फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, जो कि बोर्ड का काफी फेवरेट है, हर बार एग्जाम में आता रहता है, क्योंकि ये ना 2-3 चैप्टर्स में सेम क्वेश्चन है, तो इसको काफी अच्छे से देखना, इसके पॉइंट्स बना के रखना, एकदम रट लेना, ये वाला क्वेश्चन को समझ लो, लिख के ले लो कि आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में देखेंगे। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी होती क्या है, रिलेटेड टू वुमेन है। रिस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, यानी हिस्ट्री को नया स्ट्रक्चर दे रहा है, किसके पर्सपेक्टिव से, वुमेन के पर्सपेक्टिव से। साइमन डे ब्यूवर, जो कि फ्रेंच के हैं, इनकी जो राइटिंग है इसने हेल्प किया इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। इनकी जो राइटिंग है इसने हेल्प किया कि ताकि लोग जो है फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से भी सोच सके, वुमेन की भी इंपॉर्टेंस हम बता सके हिस्ट्री में, ठीक है। एम्फेसाइज नॉट ओनली द इंक्लूजन ऑफ वुमेन, इन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि वुमेन का भी इंक्लूजन हो हिस्ट्री में, बट ऑल्सो रीथिंकिंग द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव, साथ ही साथ लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि सिर्फ मेल का डोमिनेशन नहीं था, यानी सिर्फ इंसानों मतलब मर्दों ने ही आजादी नहीं दिलाई, वुमेन्स का इनमें काफी बड़ा योगदान रहा है। आगे देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन लाइफ। आगे चल के हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, मतलब हिस्ट्री लिखने का जो भी तरीका था, उन्होंने वुमेन्स के लाइफ के बारे में भी देखना शुरू किया, जैसे कि उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनका ट्रेड में रोल इन ट्रेड एक्सेट्रा, उनके काम के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनके ट्रेड में उनका कितना बड़ा हाथ रहा है, रोल रहा है, इसके बारे में। साथ ही साथ इन 1990 हिस्टोरिकल राइटिंग जब 1990 में आई, तब क्या हुआ, वुमेन को ऐसे कंसीडर किया गया जैसे इंडिपेंडेंट सोशल क्लास, यानी उनको भी एक अलग से सोशल क्लास के रूप में उनको कंसीडर किया जाने लगा। तो ये वाला जो आंसर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आएगा ही आएगा, फिक्स है। अगले टॉपिक का लास्ट पार्ट है माइकल फोकार्ट, जो कि 1926 से 1984 तक रहे। ये भी एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे। अब देखते हैं इनके बारे में। इनकी जो बुक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये भी सारे स्कॉलर्स के जो बुक्स हैं उनके बारे में तो आप रट्टा ही मान लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ ही जाता है, राइट रॉन्ग में आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन भी आया तो उनकी बुक को अगर मेंशन करोगे तभी मार्क्स मिल पाएगा, तो बुक्स को याद कर लेना। इनका ये कहना था कि अरेंजिंग द हिस्टोरिकल इवेंट इज नॉट राइट, यानी हिस्टोरिकल इवेंट को बस अरेंज करना, लोगों के सामने उस तरीके से इंट्रोड्यूस करना सही तरीका नहीं है। आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। इनका ये कहना है कि जो हम हिस्ट्री के बारे में जो हमें रिसोर्सेस मिलती है, जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ज्यादातर आर्कियोलॉजी से मिलती है, यानी खनन करना, यानी ग्राउंड के अंदर से सामान निकालना और उसके थ्रू कुछ अपना assumption लगाना, ठीक है। तो वो जो है हिस्टोरिकल ट्रूथ यानी हिस्ट्री की सच्चाई को नहीं बताता,
बल्कि वो ये बताता है बट टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट, वो हमको ये बताता है कि किस तरीके से हमारा जो हिस्ट्री है वो समय के साथ साथ चेंज होता चला जा रहा है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना, समय के साथ साथ जो किस तरीके से हमारा हिस्ट्री जो चेंज हो रहा है, किस तरीके से ह्यूमन लाइफ जो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके उनके अनुसार ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री को अरेंज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी ट्रांजिशन के बारे में बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, और ये अपने मेथड को आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज बोलते थे, कहते थे, ठीक है। और उन्होंने काफी अनएक्नॉलेज एरिया, यानी जिस एरिया पे पहले के स्टूडेंट से बातचीत नहीं किया, लोगों को नहीं बताया, उस पर भी इन्होंने फोकस किया, जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन एक्सेट्रा। इन सारे मुद्दों पे भी इन्होंने अपना लोगों के ओपिनियन शेयर किया, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। मैंने सारे ही टॉपिक्स को एकदम शॉर्ट्स में लिख लिख के समझाया है, आप इसी तरीके से अपना नोट्स बना सकते हो और एग्जाम में इसको काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, मैं एकदम श्योर हूं, ठीक है। जैसे क्या बोल देगा बोर्ड कुछ नहीं बता सकता, बट किसके किसके ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कार्ल मार्क्स क्वेश्चन आंसर में आते जाता है, एनल स्कूल आ जाता है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 चैप्टर से मिला हुआ है, आ जाता है, वॉल्टर से रिलेटेड कुछ फिल्म आ सकता है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल में से डायलेक्टिक्स आ सकता है, ठीक है। और बाकी बचे रेने डेकार्ट, माइकल फुकाल्ट की श्योरिटी नहीं है, बट पढ़ के रखना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हमें भी आप उसी तरीके से हेल्प करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। थैंक यू।